आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में हिंसा। पश्चिम बंगाल में ममता की हार से राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष कितना हुआ कमजोर। बंगाल में 9 मई को भाजपा सरकार की शपथ, ममता अभिषेक की सुरक्षा हटाई। सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, यह निराशा का विस्फोट। ट्रंप के चहीते विवेक रामास्वामी होंगे रिपब्लिकन उम्मीदवार। हॉर्मुज पर ईरान का नया पैंतरा। युद्ध विराम के बीच रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, रात भर दागे 108 ड्रोन और मिसाइलें। भूल जाइए गहने और सिक्के, अब तिजोरी वाले गोल्ड में निवेश कर रहे हैं लोग। अनुप्रिया गोयनका ने को स्टार पर लगाया शूटिंग के दौरान गलत व्यवहार का आरोप। चिन्नास्वामी स्टेडियम से क्यों छिन गया फाइनल मुकाबला, सिर्फ इस गलती के चलते बोर्ड ने किया बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद जारी हिंसा साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद की हिंसा को दोहराती नजर आ रही है। भारी तादाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण चुनाव तो लगभग हिंसा मुक्त रहे, लेकिन नतीजों के बाद राज्य के विभिन्न इलाकों में शुरू हुई हिंसा में अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। कई जगह तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर हमले, आगजनी, तोड़फोड़ और पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले की खबरें भी सामने आ रही है। सोमवार रात से ही जारी हिंसा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य के शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से हिंसा में शामिल लोगों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। कोलकाता के पुलिस आयुक्त अजय नंद ने भी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे तत्वों को हिंसा से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने विजय जुलूस में बुलडोजर शामिल करने पर भी रोक लगा दी है। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। जो पार्टी पिछले चुनावों में 215 सीटों पर जीत कर आई थी, वह इस बार 100 सीट भी नहीं जीत पाई है। ममता बनर्जी केंद्र में सत्ता पर काबिज बीजेपी के विरोधियों के बीच इतना बड़ा चेहरा था कि उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी खड़े दिखे और बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी। लेकिन कई विपक्षी नेताओं के समर्थन के बाद भी ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने में नाकाम रही है। यह न केवल एक अहम विपक्षी पार्टी के लिए झटका है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के प्रभाव पर भी पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे होगा। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बुधवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 7 मई को विधायक दल की बैठक होगी। उधर तमिलनाडु में टीवी के चीफ विजय ने बुधवार को लोक भवन में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सूत्रों के मुताबिक विजय ने 112 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। बाकी विधायकों के समर्थन के लिए समय मांगा है। राज्य की 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। सुबह AIADMK और कांग्रेस दोनों में टीवीके को समर्थन देने की होड़ सी दिखी। दोपहर 1 बजे कांग्रेस नेता खुद टीवीके के दफ्तर पहुंचे और अपना समर्थन पत्र सौंपा। विजय कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों पर लंबे लेख लिख दिए हैं। इसे केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जनता के भीतर वर्षों से जमा गुस्से, निराशा और असंतोष का विस्फोट बताया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने सिर्फ भाजपा को सत्ता में लाने के लिए वोट नहीं किया, बल्कि उससे भी ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए मतदान किया। तस्लीमा नसरीन ने अपने लेख में आरोप लगाया है कि जो पार्टी कभी बदलाव का प्रतीक थी, वही समय के साथ भ्रष्टाचार, सत्ता के अहंकार और पक्षपातपूर्ण राजनीति की पहचान बन गई है। उन्होंने लिखा है कि तृणमूल सरकार पर लंबे समय से मुस्लिम तुष्टीकरण, प्रशासन और पुलिस के राजनीतिक इस्तेमाल, शिक्षक भर्ती घोटाले, कट मनी, सांस्कृतिक और स्थानीय नेताओं की अचानक बढ़ी संपत्ति जैसे आरोप लगाते रहे। उन्होंने कहा कि राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद विपक्ष जनता के बीच यह धारणा बनाने में सफल रहा है कि विकास की जगह भत्तों के जरिए वोट खरीदे जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों में डीए आंदोलन, नौकरी को लेकर नाराजगी और प्रशासन से बढ़ती दूरी ने भी शिक्षित मध्यम वर्ग को तृणमूल से दूर कर दिया है।
भारतीय मूल के अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी ने ओहायो गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी का टिकट शानदार अंदाज में जीत लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुले समर्थन के साथ मैदान में उतरे रामास्वामी ने प्राथमिकी चुनाव में 87% वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी केसी पुट्स को करारी शिकस्त दी। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में खुद ट्रंप के खिलाफ दावेदारी पेश करने वाले रामास्वामी ने बाद में मैदान छोड़कर ट्रंप का समर्थन किया था। वह रणनीतिक बदलाव उन्हें ट्रंप कैंप का प्रमुख चेहरा बना गया। ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू कर दी है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब इस सांकरे समुद्री मार्ग से गुजरने की योजना बनाने वाले सभी जहाजों को पहले ईरानी अधिकारियों से ईमेल के जरिए अनुमति लेना होगा। इस कदम को ऐसे समय में उठाया गया है जब क्षेत्र में पहले से ही तनाव बना हुआ है और अमेरिका की ओर से नाकेबंदी तथा सैन्य कार्रवाई की चेतावनियां दी जा रही है। राज्य संचालित प्रेस टीवी के हवाले से बताया गया है कि इस नई प्रणाली के तहत जहाजों को अपनी संचालन प्रक्रियाओं में बदलाव करना होगा और जल डमरू मध्य में प्रवेश करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ईरान इस पहल को अपनी संप्रभुता से जुड़ा कदम बता रहा है और इसे एक संप्रभु शासन प्रणाली के रूप में पेश कर रहा है जो अब इस अहम समुद्री मार्ग पर लागू हो चुकी है। दरअसल ईरान ने 28 फरवरी के बाद से हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपनी शक्ति और बढ़ा दी है। उस समय उसने घोषणा की थी कि वह इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाजों को सुरक्षित मार्ग नहीं देगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। यूक्रेन की ओर से घोषित एक तरफा युद्ध विराम लागू होने के कुछ ही घंटों बाद रूस ने बुधवार तड़के यूक्रेन शहरों पर बड़े पैमानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। यूक्रेनी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि मॉस्को ने युद्ध विराम की घोषणा को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए रात भर लगातार हमले जारी रखे। यूक्रेन के विदेशी मंत्री एंड्री सिबिहा ने बताया कि रूस ने रात भर में 108 ड्रोन और 3 मिसाइलें दागी। हमले देर रात से शुरू होकर बुधवार सुबह तक जारी रहे। उन्होंने कहा कि रूस में संघर्ष रोकने की अंतर्राष्ट्रीय अपीलों को फिर खारिज कर दिया है। सोने में निवेश के पारंपरिक तरीके जैसे गहने और सिक्के अब धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। बाजार में एक नया और स्मार्ट ऑप्शन चर्चे में है, गोल्ड वॉल्ट। यह ऐसा मॉडल है जिसमें आपका सोना फिजिकल रूप से सुरक्षित वॉल्ट में रखा जाता है, लेकिन आप उसे डिजिटल तरीके से कभी भी ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं। न घर में रखने की चिंता, न चोरी का डर। कीमतें सीधे एक्सचेंज से जुड़ी होती हैं, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहती है। यही वजह है कि इसे फिजिकल, डिजिटल और ETF के बीच का हाइब्रिड ऑप्शन कहा जा रहा है। गोल्ड वॉल्ट एक तरह का हाइब्रिड ऑप्शन है। इसमें आप सोना खरीदते हैं लेकिन उसे घर पर रखने की जरूरत नहीं होती। यह एक ऐसा तरीका है जो फिजिकल गोल्ड की सुरक्षा और डिजिटल निवेश की सुविधा को एक साथ जोड़ता है। जब आप गोल्ड वॉल्ट के जरिए सोना खरीदते हैं तो वह आपको कम्युनिटी रजिस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम COMRIS अकाउंट में जमा हो जाता है। यह सोना पूरी तरह सुरक्षित तिजोरियों वॉल्ट्स में रखा जाता है और आप जब चाहें इसकी फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं। अभिनेत्री अनुप्रिया गोयनका ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान खुलासा किया है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके एक को स्टार ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था। सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में अभिनेत्री ने इंटीमेट दृश्यों के फिल्मांकन के दौरान हुई असहज घटनाओं पर अपनी बात रखी। गोयनका ने बताया कि किसिंग सीन के शूटिंग के दौरान उनके साथ ही कलाकार ने अपनी सीमाएं लांघ दी थी, जिससे वे काफी असहज महसूस करने लगी थी। अभिनेत्री के अनुसार उक्त कलाकार दृश्य के दौरान उत्तेजित हो गया और उसने अनुचित तरीके से उन्हें स्पर्श करने का प्रयास किया था। अनुप्रिया ने एक अन्य घटना का भी विवरण दिया जहां को स्टार ने अपनी मर्यादा तोड़ी थी। उन्होंने बताया कि दृश्य की मांग के विपरीत अभिनेता ने उनकी कमर के बजाय शरीर के निचले हिस्सों पर हाथ रखने की कोशिश की, जिसके स्क्रिप्ट के अनुसार कोई आवश्यकता नहीं थी। BCCI ने IPL 2026 के प्लेऑफ का शेड्यूल और वेन्यू बुधवार को घोषित कर दिया है। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेले जाएंगे। 70 मैचों के बाद टूर्नामेंट का पहला क्वालिफायर 26 मई को धर्मशाला में खेली जाएंगी। इसमें अंक तालिका की 2 शीर्ष टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इसके बाद न्यू चंडीगढ़ के न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 27 मई को तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर होंगी। 29 मई को इसी मैदान पर क्वालिफायर 2 भी आयोजित होगा। क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर की विजेता
हार का सामने करने वाली टीमें आमने सामने होंगी। इस मैच से आईपीएल 2026 का दूसरा फाइनलिस्ट मिलेगा। 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेले जाएंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और यहां एक रोमांचक फाइनल की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।